देखिए, आज अमरवाड़ा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सिंगोड़ी और हर्रई में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में भी जनसभा करेंगे। देखिए, 10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है। 13 जुलाई को नतीजे किए जाएंगे घोषित, क्योंकि मतगणना 13 जुलाई को होगी और उसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां तैयार नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, तो उसी बीच आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी ये बड़ा दौरा है। अमरवाड़ा उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है अपनी मजबूत पकड़ होने के बावजूद। आज अमरवाड़ा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सिंगोड़ी और हर्रई में जनसभा को करेंगे संबोधित और बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में भी जनसभा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा में उपचुनाव 10 जुलाई को होना है। मतदान 10 जुलाई को किया जाएगा, वहीं 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी और नतीजे जग जाहिर होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश शाह प्रत्याशी है, तो वहीं धीरन शाइनवाती कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी से। भोपाल से जुड़ गए मेरे साथ सूरज। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मैदान में है, प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी है उस पर? निश्चित तौर पर अंजलि, अमरवाड़ा का चुनाव जो चुनाव होना है वो 10 जुलाई को होना है। ऐसे में प्रचार प्रसार का वक्त अगर देखा जाए तो लगभग 10 दिन का ही वक्त बचा है। ऐसे मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर से छिंदवाड़ा की इस विधानसभा सीट पे प्रचार के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर से पहले बालाघाट जाएंगे और यहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, वहाँ पर सम्मिलित होंगे और किसानों का सम्मान समारोह भी है, किसानों के बीच भी पहुँचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंगोड़ी जाएंगे, छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी जाएंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद अंजलि लगभग 3 बजे के लगभग जो प्रबुद्धजन हैं उनसे मिलेंगे, प्रबुद्धजन सम्मेलन में भाग लेंगे, कुछ प्रबुद्धजन लोगों से मिलेंगे। उसके बाद सिंगोड़ी के बाद हर्रई विधानसभा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे और लगभग 4:30 बजे वहां पर भी प्रबुद्धजन से मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज सबसे पहले बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा में, क्योंकि जिस तरह से जीतू पटवारी अभी आपने देखा पिछले 3 दिनों से लगातार प्रचार प्रसार में वहां जुटे हुए हैं और लगातार बैक टू बैक डोर टू डोर प्रचार प्रसार करते हुए जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा है, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए अगर बात करें तो 10 तारीख को चुनाव होना है, 8 जुलाई तक ही प्रचार प्रसार चलेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर से छिंदवाड़ा में लगे हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देखा था किस तरह प्रचार प्रसार किए थे और उसका नतीजा भी मिला था। और ये सीट दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं सियासी वर्चस्व की सीट है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस इस सीट को जीतकर कहीं ना कहीं हार के अपने गम को भुलाना चाहती हुई, बीजेपी इस सीट को जीतकर यह साबित करना चाहती है कि छिंदवाड़ा अब बीजेपी का गढ़ बनने जा रहा है। अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि छिंदवाड़ा भी इस बार सीट जो है हाथ से निकल गई कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में अमरवाड़ा को बचाना बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में तो अमरवाड़ा उपचुनाव हॉट टॉपिक बना हुआ है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ा मुद्दा है और उसी को देखते हुए आज सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पर जाने वाले हैं, दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं से वो वहां मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कर सकते हैं चर्चा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो देखिए, ये आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है कि आज वो दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी जब दिल्ली गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो बड़ा टॉपिक बना हुआ है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो आज सीएम विष्णुदेव साय का ये बड़ा दौरा रहने वाला है और इस पर अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए मेरे साथ रायपुर से। खोमन, सीधा आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए, सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है, बेहद खास हो जाता है, खासकर जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही हो। तो उस बीच कितना मायने रखता है ये दौरा? बहुत मायने रखता है अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रिमंडल को लेकर जो नामों की चर्चा हो रही है,
एक लंबी फहरिस्त है। तमाम वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए या जो पहली बार विधायक चुन के आए, उनके नामों पर चर्चा जोरों से हो रही है। अगर मैं बात करूं वरिष्ठ नेताओं की, तो राजधानी रायपुर से 15 साल से मंत्री रहे हैं और विधायक है रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, उनका नाम लगातार सामने आ रहा है। इसके अलावा जो रायपुर उत्तर से विधायक है पुरंदर मिश्रा, उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अजय चंद्राकर जो पूर्व मंत्री हैं, और ऐसे कई नाम हैं जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है। और जो नए विधायकों की बात की जाए तो उसमें से अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, उनको भी मंत्री बनाने जाने की चर्चा भी लगातार जोरों पर है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं अंजलि जिस पर एक लंबी फहरिस्त है, जिस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक सप्ते में दूसरे बार दिल्ली के दौरे पर गए हैं, तो समझा जा सकता है कल देर रात तमाम सांसदों के साथ और संगठन के जो महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, उनके साथ विधायक जो सांसद हैं और मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक आयोजित की गई थी और सभी ने डिनर भी एक साथ किया। तो समझा जा सकता है कि दो जो नाम है उन पर किस तरीके से कल देर रात चर्चा होगी। आज भी जब जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब मुलाकात करेंगे। हो जाती है क्योंकि ये मंत्री पद की रेस है और उसको लेकर चर्चाएं तो बनती है। और उसी को देखते हुए आज जहां सीएम विष्णुदेव साहब दिल्ली जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अगली बड़ी खबर भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के दौरे का आज दूसरा दिन है। वीरप्पा मोइली आज से करेंगे कांग्रेस के हार की समीक्षा। आज बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर लोकसभा जाएंगे। सभी लोकसभाओं में जाकर हार की करेंगे समीक्षा और लोकसभा में छत्तीसगढ़ की एक सीट पर मिली है जीत, तो देखिए, और बाकी की जो 10 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करारी हार छत्तीसगढ़ राज्य से भी मिली इस लोकसभा चुनाव में। तो उसको देखते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई है उसमें भी तमाम नेता अब एक्टिव हो गए हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आएंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली भी छत्तीसगढ़ में है। उनका आज दूसरा दिन है और वीरप्पा मोइली आज से करेंगे कांग्रेस की हार की समीक्षा। आज बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर लोकसभा जाएंगे और सभी लोकसभाओं में जाकर हार की समीक्षा करने वाले हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आज पहली बैठक होनी है। आज 3 सदस्यीय कमेटी करेगी हार की समीक्षा। तीनों सदस्य लोकसभा प्रत्याशियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा और 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक होगी और कांग्रेस के दिग्गज नेता उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एमपी में कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको यह जानकारी भी दे दूं कि 19 जून को ही खरगे ने मंजूरी दे दी थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, क्योंकि कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हुआ है मध्य प्रदेश में और नियरली जो सुपड़ा साफ हुआ है छत्तीसगढ़ में भी, उसको लेकर हार की समीक्षा करनी बेहद जरूरी हो जाती है। तो जहां एक जगह वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी 3 सदस्य जो हैं, पृथ्वीराज चौहान, सप्तागिरी उल्का और जिग्नेश मेवाणी, वो भी अब हार की समीक्षा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की दोनों ही राज्यों में हार का कारण पता लगा रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ, सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए और खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, आपका रुख करूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का और उसको लेकर हार की समीक्षा करना बेहद जरूरी हो जाता है। और अब जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य यहां पहुंच रहे हैं, जो कर रहे हैं जांच पड़ताल, उस पर क्या अपडेट्स है? देखिए, जिस तरह से नतीजे हैं अंजलि, और नतीजों में कांग्रेस को जो पिछली बार 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं मिली और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अक्सर अगर आप देखेंगे चुनावी टक्कर अगर कभी भी देखी गई है तो कांग्रेस और भाजपा ही आमने सामने रही है। ऐसे में क्या वो कारण रहे, किस कारण कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, यही कारण सर्च करेगी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आएगी। वो लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस से,
उनसे 1-to-1 चर्चा भी करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो सदस्य हैं, 3 सदस्यीय टीम है, उसमें जिग्नेश मेवाड़ी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं और उसके बाद सप्तागिरी उल्का हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तीन सदस्यीय कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई है, ये 3 सदस्यीय कमेटी आज मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और कुछ ही समय बाद लगभग 10 बजे के बाद ये जो पीसीसी आएंगे और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनसे 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। उसके बाद आज 29 जून है, कल यानी कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी 30 जून को बैठक होगी कांग्रेस की और वहां पर बड़े दिग्गज नेता मौजूद होंगे और 1-to-1 चर्चा होने के बाद दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा, चर्चा की जाएगी और कारण बताए जाएंगे जो भी निकलकर सामने आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में हैं, वो भी पता लगा रहे हैं, वो भी समीक्षा कर रहे हैं लगातार। खोमन, उस पर अब क्या अपडेट्स है? देखिए, आज 5 लोकसभाओं का दौरा करने वाली है मोइली कमेटी। वहां दौरा करने के बाद वहां के क्या कारण है हार के, उसको पता लगाने वाली है। लेकिन कल जिस तरीके से रायपुर के राजीव भवन में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का गुस्सा फूटा था, क्योंकि बस्तर लोकसभा सीट से कवासी लखमा ही प्रत्याशी थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में हुई है, यही कारण सबसे बड़ा रहा है हार का। तो जो प्रत्याशी रहे हैं, जिनको हार मिली है लोकसभा में, उन्होंने साफ तौर पर जब मीटिंग हो रही है वो गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है अभी अलग अलग जगहों का और भी मोइली कमेटी दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद वहां के क्या कारण है, उस सीट पर क्यों कांग्रेस पार्टी को हार मिली, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से जब लोकसभा चुनाव चल रहा था अंजलि, तो कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ी। सब नेताओं के अलग अलग तरीके से बयान आते थे। आपने देखा था नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने प्रधानमंत्री की सिर फोड़ने वाली बात की थी। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ और राजनांदगांव सीट जीतते कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है वो हार गई। तो कई ऐसे नेताओं के लोकसभा चुनाव के दौरान बयान आया, ये हार का एक बड़ा कारण हुआ। दूसरा ये हुआ कि सभी नेता एक साथ एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़े। और तीसरी बात जो कवासी लखमा ने कही कि गुटबाजी सामने आई, गुटबाजी के कारण हार मिली। तो ये 3-4 ऐसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा भी जो पार्टी है वो अपने फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हारे हुए प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण भी निकलकर सामने आएंगे। फिर चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन हो, गुटबाजी हो या इस तरीके के और भी बहुत सारे कारण, तो ये समीक्षा बेहद जरूरी भी हो जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में हुई कांग्रेस की हार को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में हैं और लगातार बैठक कर हार की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने हौसले बुलंद किए थे, मगर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी। 2019 में 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2024 में सिर्फ 1 सीट ही जीतने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हुए खराब प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एआईसीसी ने पूर्व मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया और वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी को उनके साथ हार की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद कमेटी आज रायपुर पहुंची। राजीव भवन में बड़ी बैठक हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान पूर्व मंत्री और बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कवासी लखमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कवासी लखमा ने हार का जिम्मेदार आपसी गुटबाजी को बताया। इसके साथ ही कई और नेताओं ने भी संगठन के कामकाज पर सवाल उठाए। बैठक खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि हमने अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी भाजपा का जो गैप था वो कम हुआ है। विधानसभा में जितनी सीटों पर हमको लीड मिली थी, लगभग 7-8 सीटों पे आज हमको ज़्यादा लीड मिली है और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें भी इजाफा हुआ है। लगभग 5-6 लाख वोट हम लोगों को ज़्यादा मिला है पिछले चुनाव से। लेकिन हकीकत ये है कि हम 11 में से 1 पर विजयी हुए हैं और बाकी सीटों पर बहुत कम अंतर से हारे हैं। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट एआईसीसी को हम लोगों को देंगे। सचिन पायलट ने पार्टी के अंदर नेताओं के गुस्सा फूटने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कहीं भी आपसी गुटबाजी नहीं है। साथ ही संगठन में बदलाव के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, कमेटी किसी को बनाने या किसी को बिगाड़ने नहीं आई है, बल्कि सुझाव लेने आई है।
वहीं रायपुर पहुंचे कांग्रेस के फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि हम सिर्फ बात करके हार का कारण पता करने आए हैं, इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। We have all come here to strengthen the party here. For any future election, we should get ready. And whatever deficiency we have to make it out. All our important leaders are there. We will consult. कांग्रेस की हार की समीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी आंतरिक बैठक करने का अधिकार है, इसलिए कांग्रेस भी अपनी समीक्षा कर रही है, लेकिन बैठक में हार का ठीकरा किस पर फूटेगा ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठीकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। एआईसीसी द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ में हुई हार की समीक्षा की। पहले दिन रायपुर और महासमुंद लोकसभा की हार की समीक्षा हुई और इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों तक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो अलग अलग संभागों में जाकर हार की समीक्षा करेगी। इसके बाद एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो एआईसीसी आला कमान को सौंपेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आखिरकार जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही जश्न का माहौल देखा गया। ये रिपोर्ट देखिए उस पर। आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आखिरकार जेल से बाहर आ ही गए। 5 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद हेमंत सोरेन को कैद से मुक्ति मिली है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उनके समर्थक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इन 5 महीनों का जो वक्त था बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध किया, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई ठोस सबूत न होने पर हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई भी बांटी गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे। अब ये जमीन घोटाला है क्या, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। झारखंड का जमीन घोटाले को भी आप जानिए। 36 फर्जी डीड और कागजात के जरिए फर्जी सौदा किया गया था। सैकड़ों एकड़ की जमीन का फर्जी सौदा हुआ। अधिकारी से लेकर व्यापारी तक इस घोटाले में शामिल थे। नगर निगम ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। नितिन मदन कुलकर्णी जांच अधिकारी बनाए गए। 13 अप्रैल 2023 को 21 ठिकानों पर रेड की गई। इस छापेमारी में कई अहम सबूत मिले, जिसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। ईडी ने कहा, इस जमीन घोटाले से तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के तार भी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। तानाशाहों के पास जितनी शक्ति है, बंदूक, गोले, बारूद हो, अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा। 5 महीने बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन जेल से बाहर हैं और इस बार के नए अंदाज और तेवर के साथ। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनकी ये रिहाई उनके ऊपर लगे आरोपों को कितना कम कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।